हाय अभिषेक, वेलकम ऑन योरपीडिया। सर थैंक यू सर। अभिषेक, आपको कंग्रेचुलेशंस, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। अभिषेक, आपके साथ जो इंटरेक्शन है, इसका मेन ये पर्पस है कि आप से हम जानेंगे कि कैसी थी आपकी जर्नी और कैसा था आपका सारा प्रोसेस सिलेक्शन तक का। और ये बहुत सा बच्चा ऐसा है जो आप जानते हैं तैयारी करता है ऐसी अच्छी जॉब्स के लिए। तो वो जी सर। सारी की सारी जो आपसे इंटरेक्शन होगी वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी और उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। उसी के लिए ओके हम ये सारी इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो मैं ओके। स्टार्ट करता हूँ आपकी बैकग्राउंड से। आप अपने बारे में हमें ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और अपना बैकग्राउंड, पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन आपका कौन से कॉलेज से हुआ, उसके बाद की जर्नी आपकी कैसी रही सिलेक्शन तक की। सर मैं बेसिकली, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। तो मैं सर बेसिकली पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर मेरी स्कूलिंग यहीं पटना से ही हुई, 10th तक मैं यहीं पढ़ा। फिर उसके बाद मैं सर आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए कोटा राजस्थान चला गया था। फिर वहां से आने के बाद सर मैंने ग्रेटर नोएडा में आईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। और सर 2016 में बीटेक पास करने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन की, सेल्फ स्टडी ही। उसके बाद फिर सर मैंने 2017 से 19 सर मैंने एमटेक किया एनआईटी इलाहाबाद से इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। तो और सर उसके बाद फिर कोविड का सीजन था। एक्चुअली सर ये जो वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये 2019 की वैकेंसी थी। हम्म। लेकिन बट ड्यू टू द कोविड इन बिटवीन, सो मतलब टाइम जो है हम्म। ऐसे ही लैप्स हो गया। हम लोग वेट कर रहे थे कि अब होगा अब होगा। हम्म। बेसिकली सर मास्टर करने का मेरा यही था व्यू कि मुझे इसी लाइन में जाना था, टीचिंग प्रोफेशन में। ओके। तो इसलिए मैंने मास्टर भी ऑप्ट किया था। हम्म। उसके बाद फिर प्रिपरेशन और फिर कोविड में जो भी अनसर्टेनिटी थी क्या होगा नहीं होगा, उसके बावजूद फिर एग्जाम का डेट आया, हम लोग प्रिपेयर करें। और हम्म। फाइनली मतलब सबकी आशीर्वाद से और मतलब ये क्लियर हो पाया सर। ओके। अच्छा अभिषेक, आपने मास्टर्स किया और आप अच्छी ब्रांच में मास्टर्स भी किया, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी आपको वहां से मिल सकती थी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि साहब मेरे को टीचिंग में जाना है। और यस। टीचिंग में देखो बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, टीचिंग गवर्नमेंट जॉब है और मेरे को लगता है इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं होता कि जी जहाँ सर पे जी आप सर। गवर्नमेंट की जॉब भी है और कूल काम जॉब है और ट्रांसफरेबल भी उतना नहीं होता ये, और जी आपको सर जी स्टेट में ही जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। जी सर तो जी आपने सर। कब डिसाइड किया था और आपने प्लेसमेंट के लिए तैयारी वगैरह नहीं किया। सर एक्चुअली सर मेरा जो इंक्लाइनेशन है टीचिंग के टुवर्ड्स फ्रॉम स्कूल डेज ही है। हम्म। मतलब बचपन से ही मतलब टीचर मुझे ऐसा मतलब प्रमोट करते थे बोर्ड पे बुलाना और मतलब क्वेश्चन सॉल्व कराना। तो वहां हम्म। से जो इंक्लाइनेशन होता है और उनका जो फीडबैक होता था कि नहीं यू एक्सप्लेन वेल और समथिंग। तो हम्म। वहां से फिर इंक्लाइनेशन बढ़ते बढ़ते जब मैं बीटेक में भी आया तो वहाँ प्रेजेंटेशन करना, टीचर के साथ इंटरेक्शन होना। हम्म। तो ये सब चीजें से मतलब मुझे लगा कि नहीं मतलब मेरा जो कैरियर है इधर ज्यादा बेहतर हो सकता है। हम्म। सर मतलब कुछ तो था स्कूल डेज से ही, लेकिन जब मास्टर्स में आया तो वहां पर जब प्रेजेंटेशन होता था तो वहां भी थोड़ा अच्छा लगता था प्रेजेंट प्रेजेंट करने में चीजों को। हम्म। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं चीजों को समझा अच्छा सकता हूँ और मतलब बच्चों से इंटरेक्ट अच्छा हो सकता है मेरा हम्म। इंटरेक्शन। तो हम्म। वहीं पर सर फिर इंक्लाइनेशन हुआ मेरा, उसके रुझान बढ़ता गया। और फिर सर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, आइदर तो मैं पीएचडी करता और, लेकिन इन बिटवीन ये वैकेंसी आई जहाँ पे पीएचडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मतलब वेटेज था उसका, प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। लेकिन हम्म। ऐसा था कि हम लोग भी एलिजिबल थे जो मास्टर किए हुए थे। तो हम्म। मुझे लगा कि ये काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और हम्म। फिर यहीं से सर इसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। हम्म। अच्छा, एक मेरे को बात तो अभिषेक के टीचिंग की जो गवर्नमेंट जॉब है और टीचिंग की जॉब है, जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब का क्रेज है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, वो यस सर। एसडीओ, जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर, इन जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं। यस सर। गौर टीचिंग जॉब के लिए बहुत बच्चों को या तो अवेयरनेस नहीं है या वो एस्पायर नहीं करते या शायद जॉब्स फ्रिक्वेंटली बेसिस पे नहीं निकलती। अब मेरे को ये बताइए कि सर अगर कोई बच्चा टीचिंग की जॉब में जाना चाहता है, कि जैसे आपने बताया कि साहब मेरे को यस। रुझान टीचिंग की जॉब का था, तो अगर कोई टीचिंग की जॉब के लिए जाना चाहता है तो उसका ऑप्शंस होती क्या हैं। ऐसा ना हो ना कि 5 साल में एक ही बार निकल रही है, तो बच्चा अपने लिए कैसे एक्सप्लोर करे कि सब टीचिंग में जाना है, उसके लिए क्या ऑप्शन है। सर सबसे पहले तो सर तो उन्हें मास्टर करना और पीएचडी तो करना ही है। तभी सर वो, जैसे कि ये तो हमारे लिए मतलब एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स था कि मतलब विदाउट पीएचडी वी वर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ओके। लेकिन है कि उनको अगर टीचिंग के प्रोफेशन में जाना है
तो उनको पहले मास्टर करना चाहिए और फिर पीएचडी करना चाहिए, तब उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। जैसे हम्म कि इंडिया की, जैसे कि आप आईआईटीज एनआईटीज की बात कर लें तो वहाँ पे मिनिमम पीएचडी रिक्वायर्ड है। हम्म मतलब अब तो खैर जो भी रूल्स चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से मतलब पीएचडी नॉट रिक्वायर्ड है, बट जो उनकी जो प्रायोरिटी जो वो लोग सेट करते हैं कि हाँ उनको पीएचडी रिक्वायर्ड है, तो जिनको भी टीचिंग प्रोफेशन में जाना है वो मतलब पहले तो मास्टर करें फिर वो पीएचडी करें, अच्छा। तभी जाकर उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेहतर खुल पाएगी। हम्म। ऑब्वियसली मैंने देखा कि इवन उत्तर प्रदेश में भी टीचिंग की जॉब्स निकली थी पिछले साल, बिहार में जी भी सर। निकली, और बहुत सा बच्चा ऐसा था जो पीएचडी कर रहा था या कर चुका था और उसको कॉल आया और उनमें सिलेक्शन भी हुआ। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसे बीटेक वो तो सब पहले एमटेक की तरफ जाएं, एमटेक के बाद पीएचडी करें, इन द मीन टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज का पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। जी और सर। है क्या कि हमारे पास इंडिया में बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं टीचिंग के लिए, मतलब अगर आप देखो 23 आईआईटीज हैं, उसके बाद जी हमारे पास कितनी एनआईटीज हैं, उसके बाद हमारे पास कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ, बहुत ज्यादा मतलब सीट्स हैं, और इवन पॉलिटेक्निक्स, जी पॉलिटेक्निक्स में भी जॉब्स निकल रही हैं बच्चों के लिए। तो ये जी एक अच्छा ट्रेंड हो सकता है। अब मेरे को जी अभिषेक ये बताइए कि जैसे बीटेक किया बच्चे ने, गेट निकाला, और अब उसके पास दो ऑप्शन होता है, उसको जाना पब्लिक सेक्टर में है, उसके बाद दो ऑप्शन होता है कि या तो बैठ के तैयारी करता रहे, या फिर वो मास्टर्स कर ले और मास्टर्स के साथ साथ तैयारी करता रहे। मास्टर्स के साथ करने में कुछ एडवांटेजेस ये हो सकती हैं कि एक तो गैप नहीं पड़ता करियर में, और दूसरा आपको टीचिंग की कभी जॉब निकले तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। जहाँ तक तो मेरा आप। खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें आपको मतलब डिग्री परस्यू करते हुए प्रिपरेशन करनी चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं आप? सर जैसे कि मतलब आजकल जो मतलब सोसाइटी का जो डिमांड है और मतलब सोशल जो स्ट्रक्चर है हम्म। उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। हाँ तो जी। उनको सर ऐसा है कि पेरेंट्स से सपोर्ट जिन्हें मिलता है वो तो बहुत अच्छी बात है कि मिलता है उन्हें, तो वो बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं। हम्म। लेकिन जैसे कि बिहार यूपी के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट उतनी नहीं हो पाती है। हम्म। तो मतलब अगर वो पढ़ने में अच्छा है लड़का तो वो गेट तो क्वालिफाई करा है, यानी पढ़ने में अच्छा है, तो हम्म। आफ्टर क्वालिफाइंग गेट अगर उन्हें अच्छा कॉलेज मिलता है तो वो उन्हें एमटेक जरूर करना चाहिए, ताकि उनसे उसके साथ सर उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वहां रहकर वो तैयारी कर सकता है, ऊपर से जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिलती है उससे उन्हें मतलब एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं मिलता, मेंटल प्रेशर कि मुझे क्या करना है नहीं करना, और एक जो पाथ उनका जो डिसाइड है वो पाथ दो मतलब डिफरेंट पाथ पे वो जा सकते हैं उसके बाद। हम्म। एमटेक के बाद अगर वो एमटेक में एक्सेल करते हैं तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, फिर हम्म। उसके वहां से भी एक बेनिफिट है, और अगर वो तैयारी कर पाए तो इधर भी बेनिफिट है। तो हम्म। मतलब इट इज अ मोर और एडवांटेजियस मतलब हम्म। पाथ है वो। हम्म। मतलब परस्यूइंग एमटेक आफ्टर द बीटेक आफ्टर क्लियरिंग गेट, अगर गेट निकाल के अगर वो आपको पीएचडी मिलता है देन इट्स बेटर, अगर नहीं मिलता है देन यू शुड गो फॉर द वी शुड गो फॉर द एमटेक। हम्म। अच्छा, मेरे को ये बताइए अभिषेक कि अभी जैसे जो स्टूडेंट टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्या यस। सिचुएशन रहेगा बिहार में, क्या सिचुएशन रहेगा, आगे भी सीट्स आने के चांस हैं, या अभी इन्होंने निकाल दिया और अब काफी साल के बाद ही निकलेगा? अब तो सर जहां तक मेरा है कि अगर सीट्स बढ़ती हैं, क्योंकि अभी तो मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में नए नए कॉलेजेस हैं, तो हम्म। वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है हम्म। अभी। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मतलब 60 इनटेक है अभी। तो हम्म। अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ द फैकल्टीज रिक्वायरमेंट भी बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि अगले 4 या 5 सालों में फिर से एक बार ऐसी वैकेंसी आएगी, जहां तक हम्म। मेरा अनुभव है। और हम्म। जहां तक वो अभी जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच वालों का है, तो हम्म। कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंटिस्ट के हम्म। मतलब फैकल्टीज के भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे अभी भी। तो मे बी मतलब विद इन 1 और 2 इयर्स उनकी भी वैकेंसीज फिर से वापस आए। ओके। अच्छा अभिषेक, अब ये बताओ कि जैसे आप आपका ये सारी जर्नी रही, जी जब सर। से आप ग्रेजुएशन हुए और आपका लगा, इसमें बहुत से आपको स्ट्रगलिंग फेज भी आए होंगे, आपने एग्जाम लिखे होंगे, नहीं क्लिक किए होंगे, बिल्कुल बहुत सा सर। बच्चा। मैं इस चीज पे बहुत फोकस करता हूँ कि आप अपना स्ट्रगल को जरूर शेयर करें, इन द सेंस के बहुत से स्टूडेंट्स को उससे मोटिवेशन मिलता है कि साहब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके डिस्पाइट ऑफ उनको सक्सेस भी मिलता है। मैं चाहता हूं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपने मेहनत किया और आपका क्लिक नहीं हुआ एंड वो सब चीज हुआ, आपने गेट लिखा, स्कोर कम आया, नहीं हुआ, वो आप अपना शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। सर स्ट्रगल इन द सेंस कि सर मैंने 2016 में पास किया, तो सर मेरा एक टारगेट था कि 2020 तक या फिर 18 तक मुझे जॉब ले लेना है नहीं हो। हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने गेट की तैयारी शुरू की, तो
फिर सर मतलब गेट में सर उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, अराउंड 550 के अराउंड स्कोर आया था मेरा। तो हम्म। उसके बाद फिर मुझे एनआईटी इलाहाबाद मिल रहा था उस वक्त मास्टर के लिए। तो हम्म। मतलब एक पाथ जो था मतलब अपने आप डिफाइन होता गया। तो उसके बाद फिर सर मैंने एमटेक किया। फिर जब आफ्टर एमटेक द मतलब जो 3 साल का गैप था, मतलब 19 to 22, तो ये सर काफी स्ट्रगलिंग फेज रहा मेरे लिए, काफी टेंशन वाला फेज था। क्योंकि घर पर बैठ के तैयारी करना आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर, सर ये हम्म। सर काफी मतलब सोशल प्रेशर भी रहता है, फैमिली प्रेशर भी, और सभी का हो और आपका ना हो, तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चनेबल हो जाता है कि आपका क्यों नहीं हो रहा। हम्म। तो सर इसी वजह से जो भी था उसमें मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग था। सो 19 से 22 तक का जो फेज था आपका, वो स्ट्रगलिंग फेज था उसमें, क्योंकि आपने एमटेक कर चुके थे और कोविड का फेज चल रहा था, जॉब्स वगैरह हाथ में नहीं थी, और सर ये सर आप एस्पायर कर रहे थे कुछ चीज लेने के लिए, और उसके बाद आपको ये चीज मिली। अच्छा, फिर ये बताइए कि जब आपकी सिलेक्शन हुई पहली बार तो कैसा फीलिंग आया था? व्हाट वाज द मोमेंट? आपको लगा कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया? सर मेरे लिए तो काफी मतलब मतलब नॉर्मल ही था, मतलब ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं, और जो भी था नॉर्मल ही था सर। ओके। अच्छा चलिए, क्योंकि अब अब ये वो बताइए। ऐसा एज भी आ गया है कि मतलब ओके। मैच्योरनेस, और वो भी है कि हम्म। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, हाँ बस हो गया। मतलब एक रिलीफ मिला, राइट? हाँ रिलीफ तो खैर था ही, मतलब रिलैक्स्ड भी था और रिलीफ भी, लेकिन हाँ बस हो गया, बस इतना ही था। हम्म। अच्छा अभिषेक, अब ये बताइए हमें डिटेल में कि इंटरव्यू कैसा चला था आपका, क्योंकि स्टूडेंट्स को देखो, इंटरव्यू के बारे में बहुत एक फियर होता है। रिटन एग्जाम निकाल लिए बच्चे ने, उसके बाद इंटरव्यू आया, और इंटरव्यू में टीचिंग स्किल टेस्ट होता है, फिर वो आपसे जी। सब्जेक्ट पूछते हैं, आपसे एचआर पूछते हैं। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर आप हमें डिटेल में बता सकें, और उससे पहले ये बता सकें कि आपके रिटर्न में स्कोर कितना था, मार्क्स कितना था, और फिर इंटरव्यू का आपका कैसा गया, और इंटरव्यू में फिर मार्क्स कैसा आया? रिटेन में मेरा सर आउट ऑफ 40 27.5 था। ओके। और इंटरव्यू में मेरे 8 मार्क्स हैं आउट ऑफ 15। ओके। हाँ तो सर इंटरव्यू में तो जैसे एंटर हुआ मैं, तो मतलब सामने जो चेयरमैन सर बैठे थे, उन्होंने बस यही पूछा कि आपने कहाँ से बीटेक किया है, कहाँ से एमटेक किया है। तो मैंने हम्म। यही बोला कि बीटेक मैंने यहाँ से आईसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा से किया। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो मैंने बोला सर ये प्राइवेट कॉलेज है। हम्म। तो सर मुझे लगा कि वहां पे भी वो लोग थोड़ा सा प्रेफरेंस करते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से लड़के पढ़ाई किए हैं, तो हम्म। उनको सर थोड़ा वो मतलब प्रेफर करते हैं। उन्हें हम्म। ये मतलब थोड़ा सही नहीं लगता है कि लड़के मतलब प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा ज्यादा फी एक्सपेंस करके पढ़ाई करें। हम्म। तो मुझे मतलब उनके भाव से लगा कि नहीं, वो ज्यादा प्रेफर करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। फिर हम्म। उन्होंने पूछा आपने एमटेक कहाँ से किया, तो मैंने वही बोला है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से। हम्म। फिर फिर वही मतलब फिर उन्होंने पूछा कि अभी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग करेंटली। तो सर हम्म। अभी मैं वो मतलब एज अ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लखीसराय में काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय में। तो मैं उस वक्त भी कर रहा था, तो मैंने वही बोला उनसे कि मैं हम्म। यहाँ पे ऐसे काम कर रहा हूँ। हम्म। तो फिर उन्होंने टेक्निकल सर मतलब जो भी थे हम्म। क्वेश्चन के लिए पूछा। तो जो भी सर थे उन्होंने पूछा आप किस सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करके आए हैं, तो मैंने यही कहा कि सर सिंस माय स्पेशलाइजेशन इज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सो आई हैव प्रिपेयर्ड इन दिस। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर पूछा दूसरा दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मतलब वो थोड़ा सा चौक सा गए, क्योंकि मुझे जहां तक लगा कि लड़के जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी नहीं बोलते हैं। तो हम्म। फिर वो थोड़ा चौके और कुछ बोले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो बोला हाँ सर। फिर उन्होंने पूछा कि उनका इशारा मैक्सवेल इक्वेशन पे था कि हम्म। आप जो भी उसमें सारे इक्वेशंस है वो आप बता देंगे। हम्म। हम बोले हाँ सर बता तो देंगे सारा इक्वेशन। तो हम्म। फिर बोले पक्का बता देंगे, तो हम बोले हाँ सर बता देंगे। तो फिर वो बोले कि आप जाइए बोर्ड पे और राइट ऑल द इक्वेशन। हम्म। तो सर मैक्सवेल इक्वेशन देयर आर एक्चुअली 16 इक्वेशन, अच्छा। 8 फॉर द टाइम इन वैरिंग एंड 8 फॉर द टाइम वैरिंग। हम्म। तो और उसमें 8 में से 4 आर फॉर द इंटीग्रल फॉर्म एंड 4 आर फॉर द डिफरेंशियल फॉर्म। तो मैं हम्म। सर टेबल बना के सारा लिखने लगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बस एक ही का लिखिए। तो हम्म। फिर सर मैंने टाइम इन वैरिंग के लिए लिखना शुरू किया, तो उसमें भी 8 इक्वेशन थे, 4 हम्म। फॉर द डिफरेंशियल, 4 फॉर द इंटीग्रल हम्म। फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म। तो फिर मैंने आठों आठों लिखना शुरू किया, तो फिर बोले नहीं 4 ही लिखिए एंड एक्सप्लेन ऑल दिस। तो फिर मैंने सर डिफरेंशियल फॉर्म लिखा, 4 मैक्सवेल इक्वेशन का, और चारों को मतलब दो दो लाइन में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो हम्म। सर यहाँ पे मैं सर बड़ा मेरा थोड़ा सा मतलब बार बार जो ऑब्जेक्ट कर दे रहे थे कि नहीं ऐसा करिए वैसा करिए, तो उसमें मैं थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो गया था। हम्म। मतलब कभी मतलब 16 लिखने गया था, फिर वो 8 कर दिया, 8 के बाद मतलब बार बार मुझे टोक दे रहे थे वहां पे। तो हम्म। थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस फील हुआ।
फिर मैंने 4 लिखा, फिर उसे एक्सप्लेन किया धीरे धीरे। हम्म। तो सर एक है आपका डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, वहां से फिर वो मतलब वहां से केवीएल इक्वेशन होता है, वहां से आप केवीएल में एंटर हो जाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। तो वहां से लिंक करते हुए वो नेटवर्क में गए। नेटवर्क में फिर उन्होंने मुझसे कहा कि टेक आरएलसी सर्किट एंड, तो फिर मैंने वो सोर्स लिया एसी। आरएलसी सर्किट में एसी सोर्स कनेक्ट किया, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं एसी नहीं डीसी सोर्स कनेक्ट कीजिए। फिर डीसी सोर्स कनेक्ट करने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि मतलब इसमें केवीएल सेटिस्फाइड है या नहीं। तो फिर मैंने पूछा कि केवीएल से सेटिस्फाइड है, मैंने बोला। तो फिर आप बोल रहे कि आप इसको डीसी सोर्स को हटाकर एसी सोर्स लीजिए। फिर मैंने एसी सोर्स लगाया। फिर आप बोले कि अब क्या होगा। तो मैंने बोला सर करंट फ्लो करेगा और डिपेंडिंग अपॉन द उसमें कुछ एंगल आएगा वोल्टेज और करंट के बीच, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ द एल एंड सी। फिर उन्होंने पूछा अगर एल और सी की वैल्यू सेम हो जाए या उसका रिएक्टेंस सेम हो जाए तब क्या होगा। तो फिर दैट इज द रेजोनेंस कंडीशन। तो फिर मैंने बोला वो रेजोनेट कर जाएगा और उसमें वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर सेम हो जाएगा एंड होल ऑफ द सोर्स वोल्टेज विल अप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सर वहां तक तो ठीक था, मतलब नेटवर्क में फिर वो उन्होंने गया। फिर सर दूसरे टीचर के पास गया तो उन्होंने फिर सर पॉइंटिंग थ्योरम पूछा मुझसे। तो वो भी ईएमटी का ही पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो उन्होंने मुझसे पॉइंटिंग थ्योरम पूछा। तो सर मैं लास्ट वाला चैप्टर एक्चुअली रिवाइज करके नहीं गया था पॉइंटिंग थ्योरम वाला, लेकिन सर मुझे इतना पता था कि इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द पावर इन द प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सर मैंने उनसे इतना बोला। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो फिर मैंने बोला E इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वेदर इट्स द वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी और सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो सर यहीं पे सर मैं गलती कर गया। एक्चुअली ये होता है सरफेस एनर्जी डेंसिटी और मैंने बोला उन्हें वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो तो फिर उन्होंने बोला कि आर यू कंफर्म। तो हाँ, मैंने बोला हाँ सर कंफर्म है। तो फिर उन्होंने बोला कि राइट डायमेंशन फॉर इट। ई का डायमेंशन लिखे और एच का डायमेंशन लिखे। तो जैसे ही मैंने सर डायमेंशन लिखा फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं इट्स सरफेस एनर्जी डेंसिटी। तो फिर मैंने सर वहाँ इनको सॉरी बोला कि सॉरी सर आई कमिटेड मिस्टेक फॉर दिस। तो फिर ये पूछे कहाँ पे यूज होता है। तो सर इट इज यूज फॉर द एक्चुअली सिंस इट्स मेजरमेंट ऑफ पावर, तो इट इज यूज्ड इन द मतलब मेजरिंग, इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। मैंने उनसे उतना बोला। तो सर यहीं पे फिर मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। ओके। अच्छा, ये जो आपको बोर्ड पे उन्होंने जाके बोला लिखने को, ये अभिषेक आप का अपना टॉपिक था, ये जो क्वेश्चन चल रहे थे वही बोल दिया उन्होंने लिखो जाके? नहीं सर, मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोला कि राइट मैक्सवेल इक्वेशन। जब मैंने ईएमटी का नाम लिया तो उन्होंने बोला कि डू यू नो ऑल द इक्वेशन प्रेजेंट इन द ईएमटी। देन यस सर, उन्होंने बोला राइट ऑल द मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल का नाम नहीं लिया, बस उन्होंने बोला कि राइट ऑल द इक्वेशन। तो इन टोटल देयर आर 16 इक्वेशन, 8 फॉर द टाइम वेरिंग एंड 8 फॉर द टाइम इन वेरिंग। तो मैं सर 16 पूरा लिखने को चला गया। तो उन्होंने बार बार ऑब्जेक्ट किया कि नहीं 8 लिखे, फिर 8 में से 4 लिखे। अच्छा। तो वहीं पे बार बार वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब सा फील हो गया कि मतलब बार बार मुझे टोक दे रहे हैं। तो आप कितनी देर तक बोर्ड पे रहे? बोर्ड पे सर मेरा पूरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट बोर्ड पे ही चला, जो भी 10 से 15 मिनट जो भी मैं वहाँ खड़ा रहा वो अच्छा, सारा वहीं पे बोर्ड पे ही क्वेश्चन रहा। हुए सारे? वहीं पे सारा क्वेश्चन हुआ। तो कितने मेंबर थे अंदर मतलब बैठे हुए? मुझे सर बिठा के, सर एक तो चेयरमैन सर थे सामने और फिर 3 मेरे लेफ्ट में थे और 3 राइट में थे। तो सबने क्वेश्चन पूछे? नहीं सर, मतलब आफ्टर चेयरमैन सर मतलब 2 सर ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। तो क्या वो इस चीज का चांस देते हैं कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स बताएं? जी सर, वो हम्म। अपने सर इस चीज का चांस देते हैं। जैसे कि मुझसे पूछा कि आप किस पे प्रिपेयर करके आए हैं। तो हम्म। मतलब बीइंग स्पेशलाइजेशन जो सर मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक था उसमें तो सर मैंने बोला ही। फिर हम्म। दूसरा सर मैंने ईएमटी बोला हम्म। और फिर तीसरा ये नेटवर्क बोला था। हम्म। तो लेकिन सर बस ईएमटी से ही उन्होंने पूछा मुझसे। हम्म। मेरा पूरा क्वेश्चन जो है ईएमटी पे ही और नेटवर्क से जो था वो हल्का सा। तो क्या वो इस पे भी पूछते हैं, जैसे आपका एमटेक का प्रोजेक्ट क्या है, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं? सर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और जो मैंने डिस्कस किया अपने मतलब जो भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो सर जो मतलब एमटेक तक हैं मतलब उनके मूड पे है, जैसे कि पैनल के मूड पे है। जनरली वो बीटेक बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि जो कैंडिडेट जो पीएचडी ऑप्ट कर रहे हैं, जैसे मेरा जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उनका पीएचडी थेसिस पे ही ज्यादा पूछते हैं। लेकिन जो एमटेक कर रखे हैं उनका बस बीटेक से ही मतलब 90% कैंडिडेट से बीटेक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा अभिषेक, आपका हम ये जानते हैं कि वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं पूछते हैं, लेकिन जैसे आप एंटर करते हैं तो बोलते क्या हैं, पहले 2-3 लाइनें क्या होती हैं उनकी तो आपके बारे फर्स्ट मतलब कि आप आपने बीटेक कहाँ से किया है, इट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन। में?
हाँ, फिर देन आपने एमटेक कहाँ से किया और अभी आप क्या कर रहे हैं, हम्म, बस यही 3 क्वेश्चन वो करते हैं। ओके। और कोई एचआर का क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड, जर्नल से रिलेटेड, कुछ भी और कोई एचआर क्वेश्चन? एचआर का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कुछ और बच्चों से पूछे गए थे एचआर क्वेश्चंस? नहीं सर, हमारे डिपार्टमेंट में नहीं पूछे गए थे, जैसे कि कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनसे एचआर क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन सर हमारे इलेक्ट्रिकल में किसी से नहीं पूछा गया। तो ये टोटल इंटरव्यू कितनी देर चला होगा अभिषेक आपका? अराउंड 10 to 15 मिनट सर। 10 से 15 मिनट। Yes. तो इंटरव्यू के बाद आपको लग रहा था कि सब आपका ठीक हो गया इंटरव्यू? नहीं सर, जो मैंने एक्सपेक्ट करा था खुद से वो सर मुझे नहीं लग रहा था। हम्म, सर मुझे लगा था कि मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, लेकिन सर वो जो बार बार जो ऑब्जेक्ट कर रहे थे मुझे, उससे मैं काफी डिस्टर्ब हो गया था। हम्म, मुझे ऐसा लगा कि मतलब थोड़ा मेरे बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है, कि जब वो मतलब मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे थे बार बार, तो वही लगा कि जो मैंने एक्सपेक्ट करा था खुद से वो सर मैं पूरा फुलफिल नहीं कर पाया। डिलीवर नहीं कर पाए। अच्छा, जो स्टूडेंट अभिषेक अब आगे इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, जैसे ऐसे इंटरव्यू वगैरह फेस करना चाहते हैं, आपका जी क्या उनको एडवाइस क्या रहेगा? व्हाट दे शुड फोकस ऑन? किस चीज पे फोकस करें वो लोग? सर, बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। यस सर, वो सर मुझे लगा कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम्म, हम्म, नहीं भी आ रहा है तो यू शुड से कॉन्फिडेंटली सर आई एम नॉट नोइंग दिस, सो मतलब दे मीन इट, हम्म। ही इज कॉन्फिडेंट बट दिस क्वेश्चन इज, ही इज नॉट नोइंग दिस क्वेश्चन। बट कई बार वो प्रेशर लगा देते हैं ना, जैसे आपके ऊपर प्रेशर इंटरव्यू हो गया कि उन्होंने वो आपको सर किया बार सर बार। करना है कि मतलब उसमें वो कैसे सस्टेन कर पा रहा है, तो सर हम्म, वहीं पे हमें अपना मतलब कूल नहीं खोना है। हम्म। तो अभिषेक, अब आपकी ज्वाइनिंग आ गया है या वेट कर रहे हैं? नहीं सर, अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी 8 9 10 मई को है, उसके अच्छा। बाद फिर बस, लेकिन सर इस मंथ में आ जाएगा। हम्म। तो आपको कहाँ पे कॉलेज मिलेगा, कहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा, इसका कुछ आइडिया है? नहीं? सर वो तो सर वो मतलब चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द रैंक वो हम्म, सर प्रेफर मतलब देते हैं वो कॉलेज। अच्छा। चलिए, और अभिषेक, और कोई एडवाइस आप देना चाहें व्यूअर्स को जो आपको सुन रहे हैं? सर एडवाइस के मतलब बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, दिस इज द, इन वन लाइन इट इज एवरीथिंग सर, यू हम्म, नीड टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, यू हम्म, कैन चीट एनीबॉडी बट यू कांट चीट योर सेल्फ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को चीट ना करें, अपनी सिंसियरिटी, अपने एफर्ट, अपने कमिटमेंट को चीट ना करें। आपको यस सर। आपको पता लग जाता है कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यस अपना सेल्फ अप्रेजल अच्छे तरीके से करें। चलिए अभिषेक, यस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एम थैंक वेरी यू। श्योर जो इनपुट्स आपने दी हैं इनका बहुत बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को, एंड दे विल गेन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम अभिषेक। थैंक यू।